लेबर की क्या डेफिनेशन है? हुज लेबर? जो काम कर रहा है फिजिकल। फिजिकल काम कर रहा है, ओके। और जिसके पास हायरिंग पावर नहीं है और वो डायरेक्टली फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट स्टाफ में नहीं आता। फिजिकल फिजिकल में इन्वॉल्व है और साथ में जिसके पास हायरिंग कैपेसिटी हायरिंग पावर नहीं है, प्रोडक्शन से जिसका डायरेक्ट लिंक हो रिलेटेड जिसका प्रोडक्शन से डायरेक्ट लिंक, ओके। और अथॉरिटीज नहीं है, गुड। प्रोडक्शन पे काम करते हैं जी। और तो वर्ड हम यूज़ करते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर जो मालिक होता है, जो ऑनर होता है, जिसके पास कैपिटल होता है, जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं, जिसके पास जो है वो पैसा होता है, सरमाया होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, सारा एम्प्लॉयर होता है। ऐसे ही है। और एम्प्लॉय कौन होता है? जिनको एम्प्लॉयर हायर करता, जिनको एम्प्लॉयर हायर करता है वो आपके एम्प्लॉय होते हैं। एग्री? ओके। अब जिनको एम्प्लॉयर हायर करता है वो एम्प्लॉय होते हैं। और एम्प्लॉयर वो होता है जिनके पास अथॉरिटी होती है, एम्पावरमेंट होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, कैपिटल होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा होता है, सरमाया होता है, सब कुछ होता है। और अगर वो अथॉरिटी, एम्पावरमेंट, डिसीजन मेकिंग किसी एम्प्लॉय को दे दे तो वो क्या बन जाएगा? बन जाएगा ना। कोई इस पर सेकंड? ठीक है। जिस एम्प्लॉय को आप एम्पावरमेंट दे देंगे या डिसीजन मेकिंग दे देंगे या मैनेजमेंट फंक्शन दे देंगे, प्लानिंग, कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, जो आप उसको इख्तियारात दे देंगे तो वो एम्प्लॉय क्या बन जाएगा? एम्प्लॉयर बन जाएगा। और जिसको नहीं देंगे वो एम्प्लॉय नहीं, वो वर्कर रह जाएगा या जिसको आप लेबर कह रहे हैं। जिस एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट दे देंगे, डिसीजन मेकिंग दे देंगे, ऑनरशिप दे देंगे, मैनेजमेंट डिसीजन दे देंगे, वो आपका एम्प्लॉयर। और जिसको नहीं देंगे वो वर्कर। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम को समझ लिया। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम जो है वो मास्टर सर्वेंट पे चल रहा है। अगर आप पुराना कंसेप्ट देखें कि मास्टर होता था और सर्वेंट होते थे। मास्टर कौन होता था? जिसके पास लामहदूद अख्तियारात होते थे। और सर्वेंट कौन होता था? जो ओबीडियंट होता था, जो उसका यस मैन होता था, जी सर कहने वाला होता था, यस सर कहने वाला होता था, जी हजूरी करने वाला होता था। और यस मैन हो जाता था ना। वैसे तो बदकिस्मती से बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयर भी यस मैन बन जाते हैं इसलिए कि उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो मैंने आपको एम्प्लॉयर बनाना है, मैंने आपको वर्कर नहीं बनाना। मैंने आपको डिफ्रेंशिएट इसलिए ये बता रहा हूँ कि वर्कर जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, जिसके पास मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है, जो ओबीडियंट है, जो फॉलो करता है आपकी इंस्ट्रक्शन को, जो वो काम करता है जो आप उसको बताते हैं, उसके नीचे कोई सुपरविजन नहीं है, उसके नीचे कोई काम नहीं कर रहा होता, वो किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा होता, वो इंस्ट्रक्शन ले रहा होता है। तो उसको आप वर्कर कह लें, लेबर कह लें या ओबीडियंट सर्वेंट कह लें। तब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर कैटेगरी है और एक एम्प्लॉयर कैटेगरी। अब आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि आप जाके जब कोई लेबर लॉ देखें तो आप डिसाइड कर सकें कि हमारे कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिन पे ये लॉ अप्लाई होगा और कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। और जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ क्या है? इन्फोर्समेंट। लॉ क्या है? इन्फोर्समेंट है कि इन्फोर्सफुली आपको उसकी कंप्लायंस करनी है। और अगर आप लॉ की कंप्लायंस नहीं करेंगे तो क्या होगा? सज़ा होगी, जुर्माना होगा। जिसके दिल में जो आएगा वो करेगा। किसके बारे में? वर्कर के बारे में। क्योंकि हमारा वर्कर के बारे में क्या कंसेप्ट है कि ये तो कैजुअल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, आर्जी होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं, ये ठेकेदार के थ्रू रखे जाते हैं, इनके तो राइट ही नहीं होते, प्रोटेक्टेड राइट ही नहीं होते। सिर्फ राइट्स होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो हमारा मैनेजमेंट स्टाफ होता है उनके राइट्स होते हैं, उनकी अप्रेजल भी होती है, उनके
KPI भी सेट होते हैं, उनको इंसेंटिव भी मिलता है, उनको बोनस भी मिलता है। और जब वर्कर की बारी आती है तो क्या कहते हैं हम, ये क्या काम करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं ना, शिफ्टिंग करता है ना, हार्टिकल्चर है, स्वीपर है, माली है, टी मेकर है, हेल्पर है या क्लीनर है, यही कहते हैं। क्योंकि माइंडसेट यही है। ये माइंडसेट कहाँ से आया? मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। ठीक है, 1919 से पहले, 1990 से पहले जब ये ILO नहीं बना था, इंटर लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी, तो उससे पहले सिर्फ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप चलता था। और सर्वेंट जो थे वो अपने राइट्स के लिए फाइट करते थे। बहुत से 200 साल 300 साल तक ये चलता रहा, मूवमेंट चलती रही कि हमारे राइट्स दिए जाएं। राइट्स क्या हैं? किसको कहते हैं राइट? कौन से हकूक? वर्कर के क्या हकूक होते हैं? ये बोले जानो माल का तो सेफ्टी होगी और अच्छे अमाउंट की सैलरी होनी चाहिए। ओके, ये तो आपने देखा ना, एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं। एक राइट्स होता जो आपकी जॉब से रिलेटेड हैं। जॉब से रिलेटेड राइट्स क्या हैं? मेडिकल एक्सपेंस हो गया। अभी तक आपने कोई लॉ के बारे में कुछ नहीं बताया कि जो उसके बेसिक राइट्स हैं वो क्या हैं। उसके वर्किंग आवर, उसका वीकली रेस्ट, उसका इंटरवल फॉर रेस्ट, उसकी कंपनसेटरी हॉलीडे, उसकी जो है वो मिनिमम वेज, उसकी सोशल सिक्योरिटी, उसका एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट, उसका वर्कमैन कंपनसेशन, उसका वर्क प्लेस से रिलेटेड जो उसकी फैसिलिटीज़ हैं, और उस इवन वर्कर एंड वर्कर फैमिली। ठीक है, वर्कर एंड वर्कर फैमिली। क्यों? क्योंकि वर्कर जब आपके पास आता है तो उसके पूरे बच्चे, पूरी फैमिली जो पीछे उसके होते हैं, उसके ज़हन में होते हैं, जिसके लिए वो सारा कुछ कर रहा होता है। तो अगर हम प्रोटेक्टेड राइट में वर्कर एंड वर्कर की फैमिली को वो प्रोटेक्टेड राइट देंगे तो क्या उससे उसका मोटिवेशन लेवल बेहतर होगा कि नहीं होगा? हमें क्या करना है? हमें उस एम्प्लॉय, उस लेबर को और लेबर की फैमिली को प्रोटेक्शन देनी है। अब क्योंकि एज ए वॉलंटियर तो कोई भी प्रोटेक्शन देने को तैयार नहीं। ठीक है, अगर किसी का बस चले तो वो 16 घंटे भी काम ले, किसी का बस चले तो उसको वीकली हॉलीडे भी ना दे, किसी का बस चले तो 14 अगस्त की छुट्टी भी ना दे। ऐसा है कि नहीं है माइंडसेट? आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको क्या, स्वयं चंदे का ऑर्गेनाइजेशन के यही कहा जाता है, यार काम पे लगाओ इनको, काम पे लगाओ इनको। यही माइंडसेट है ना। तो ये माइंडसेट को देखते हुए कि एक ह्यूमन नेचर है, ये सारी लेजिस्लेशन हुई है, कानून साजी हुई है। कोई इतना मुश्किल नहीं है कानून, बहुत ही आसान है अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, कानून से डरते हैं लोग, समझ ही नहीं आता, जो ऊपर से गुजर जाता है। तो क्या समझ नहीं हमारा? अगर वर्किंग आ रहा तो वर्किंग आवर ही लिखा ना कि एक वर्कर के इतने वर्किंग आवर होने चाहिए। अब इसमें क्या मुश्किल है? सिर्फ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कि उसकी वीकली रेस्ट कितने दिन के बाद होनी चाहिए, उसको कंपनसेटरी कैसे देनी है, उसको ओवर टाइम की पेमेंट कैसे करनी है, उसकी सेफ्टी के बारे में क्या करना है, उसकी हेल्थ के बारे में क्या करना है, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना है। these are the लेबर लॉ। ठीक है, तो वो जो रिलेटेड है, जो ह्यूमन रिसोर्स के आपने जो सारी चीज़ें, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लानिंग, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल, डेवलपमेंट, वेलफेयर, जो कुछ भी आपने पढ़ा है वर्कर के बारे में, लेकिन वो वर्कर के बारे में जो बना है वो कानून की शक्ल में बना है। और जो आपकी HR की पॉलिसीज़ हैं, HR के मैनुअल हैं, वो किसके बने हुए हैं? मैनेजमेंट ने बनाए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बनाए हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की HR पॉलिसी डिफरेंट है। अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएं तो हर एक ने अपनी अपनी मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई है। किस बेसिस पे बनाई है? कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, या अपने आप को कंपेटिटिव रखने के लिए, अपने आप को बेस्ट एम्प्लॉयर साबित करने के लिए, वो हमने जो है अपने HR की पॉलिसी बनाई हुई है। लेकिन व्हाट अबाउट लेबर? वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो मिनिमम बेंचमार्क है। ठीक है, वो मिनिमम बेंचमार्क है जो लॉ में दिया गया है। ये ना समझें कि बस जो उस पर दे दिया बस उस पर वो हरफ आखिर है, उससे आगे हमने नहीं जाना। अगर मिनिमम वेज 20,000 है
तो हमने 20,100 नहीं देना, कानून में नहीं लिखा हुआ। कानून ने तो इसलिए कहा है कि 20,000 दे दो ताकि वो सर्वाइव कर सके। इससे ज़्यादा देंगे तो उसका मोटिवेशन लेवल बेहतर होगा। ठीक है, हम पूछते रहते हैं जी कितनी होगी जी मिनिमम वेज, क्या हो गया। तो ये जो बेसिक जो बेंचमार्क्स हैं, जो बेसिक जो फंडामेंटल जो उसके राइट्स हैं, वो सिर्फ लॉ में किए हैं। ठीक है, और उसको इम्प्रूव करने की आपको इजाज़त है, बेहतर करने की इजाज़त है, बिगाड़ने की इजाज़त नहीं। ठीक है, क्योंकि लॉ किसने बनाया? किसने बनाया लॉ? लॉ मैनेजमेंट कहाँ बनाती है? लॉ किसने बनाया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाया? कैसे बनता लॉ? असल में जो आपके इलेक्टेड MNA MPs हैं, इनको आप सिर्फ इसलिए इलेक्ट करते हैं कि ये जाके कानून साजी करें। ठीक है, और ये कानून साजी करने के अलावा सारे काम करते हैं। आप उनको रिस्पेक्ट दे के भेजते कि जाके अच्छे अच्छे लॉ बनाएं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें। लेकिन वो कहते हैं हमें नालियाँ बनाने के लिए पैसे दे दो, हमें सड़कें बनाने के लिए पैसे दे दो, हमें डेवलपमेंट एक्सपेंस दे दो। लेजिस्लेशन करते हुए मौत पड़ती है उनको। और लेजिस्लेशन के लिए फिर जब आप उसमें ज़हर है, जब इनके पास MNA MPA के पास प्रोसीजर क्या होता है, पहले एक बिल बनता है, वो जाता है कैबिनेट के पास। एक कैबिनेट होती है पार्लियामेंट में जिसमें मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं। अगर सूबाई है तो चीफ मिनिस्टर होता है, अगर फेडरल है तो प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसकी कैबिनेट होती है। पहले वो प्रपोज़ल बन के कैबिनेट के पास जाती है, कैबिनेट उस पर डिस्कशन करती है, कबीना जिसको कहते हैं। फिर कबीना फैसला करती है कि इसको लॉर्ड विन के पास भेज दें, इसको किसी कमेटी के हवाले कर दें, ताकि इस पर जो भी लकूनाज हैं वो रिमूव किए जा सके। ठीक है, और वो करने के बाद फिर एक बिल बनता है जो फिर पार्लियामेंट में पेश होता है। पार्लियामेंट मीन नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली। वहाँ पे जब बिल पेश होता है, वहाँ फिर उस पर बहस होती है, और बहस होने के बाद फिर वोटिंग होती है। और अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग उसको पार्लियामेंटेरियन उसको पास कर देंगे, तो फिर वो अगर नेशनल असेंबली है तो सेनेट में जाएगा, वहाँ से भी उसकी अप्रूवल होगी। सूबाई असेंबली है तो वो गवर्नर के पास जाएगा और वहाँ से साइन होगी। तो इसे लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट बनाती है। किसी भी लॉ का एक लफ्ज़ भी आप चेंज नहीं कर सकते। लॉ का कोई लफ्ज़ आप चेंज नहीं कर सकते, उसको अमेंड नहीं कर सकते। आप उसमें दी हुई चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो लेबर लॉ क्या है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द वर्कर्स। कौन से वर्कर? जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, एम्पावरमेंट नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए वहाँ पे जो है वो आए हैं। जो काम आपने लगा दिया वो काम उस पे उन्होंने जो है वो करना शुरू कर दिया। आज से 200 साल पहले, 1919 से पहले मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप थे, कोई लॉ नहीं था 1919 से पहले। 1919 में ILO बनी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। किस बेसिस पे बनी? उसने रियलाइज़ किया कि जब तक हम सोशल जस्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक किसी मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। सोशल जस्टिस क्या है? कि हम जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, जब तक उनको नहीं देंगे उस वक्त तक वो खुशहाली नहीं आ सकती, बेहतरी नहीं आ सकती। तो डिसाइड ये हुआ कि एक इदारा बना ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ILO में बनाने से पहले भी ये आपने लेबर राइट के बारे में बात करनी है तो इसमें लेबर को इन्वॉल्व करें। ठीक है, राइट किसने देने हैं? एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर को इन्वॉल्व करो। लेजिस्लेशन किसने करनी है? गवर्नमेंट ने। तो वर्कर, एम्प्लॉयर, स्टेट, ये तीनों ने मिलके एक ट्राइपार्टाइट, तीनों सैफरीकी जिसको कहते हैं, ये तीनों इकट्ठे रिप्रेजेंटेशन है इनकी ILO में। ILO जो पूरे वर्ल्ड के लिए लेबर राइट पे काम करता है।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके 187 जो उसके मेंबर मालिक हैं, वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन हर मुल्क की, हर कंट्री की ट्राईपार्टाइट बेसिस पे है। पाकिस्तान से भी जो 3 लोग हैं उसमें जो रिप्रेजेंटेशन दी है, उसमें एक एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव है, एक वर्कर रिप्रेजेंटेटिव है और एक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। अब इस तरह से आप देख लें कि दुनिया के जो 187 ममालिक हैं उनके एक एम्प्लॉयर, एक वर्कर और एक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, वो 3 वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। एम्प्लॉयर किसके बारे में बात करता है? एम्प्लॉयर अपनी प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। वर्कर किसके बारे में बात करता है? वो अपने बेसिक राइट के बारे में बात करता है। और स्टेट उन दोनों की बात सुनने के बाद उन दोनों में कंसेंसस डेवलप करती है और फिर उस पर कानून साजी जो है वो होती है। अच्छा, वो सिस्टम जब आप आईएलओ में एक आईएलओ कन्वेंशन जारी करता है। कन्वेंशन क्या है? जैसे वर्किंग आवर का है, चाइल्ड लेबर का है, वेलफेयर का है, कंपनसेशन का है, हरासमेंट का है, हेल्थ सेफ्टी का है, या मिनिमम वेज का है। वहाँ से एक कन्वेंशन आता है। वो कन्वेंशन है बाइंडिंग सारे मेंबर मालिक पे कि वो उसकी पाबंदी करेंगे। किस तरह से? अब पाकिस्तान में हम कभी ये तो नहीं कहते ना, हम कहते हैं जी कंप्लायंस ऑफ लेबर लॉ। कभी आपने सुना कि कंप्लायंस ऑफ इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन? नहीं सुना ना। इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन की डायरेक्ट कंप्लायंस नहीं हो सकती। उसकी मॉनिटरिंग के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं कि वो आके ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी जो कानून साजी हुई है वो उस स्टैंडर्ड के इन अकॉर्डेंस हुई है, उसमें वो स्टैंडर्ड की सारी रिक्वायरमेंट या कन्वेंशन की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है। ठीक है, जो कन्वेंशन बना वो कन्वेंशन हमारे पास आया, हमारे मुल्क में आया। यहाँ पे हमने वर्कर, एम्प्लॉयर और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ने मिल के उस पर डिस्कशन की और फिर उस पर कानून साजी के लिए जो है वो कहा गया और फिर राइट अप हुआ, कानून साजी हुई। तो इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयर, पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर एंड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। कोई भी लॉ पाकिस्तान में ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन के बगैर नहीं बना। अगर गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट लॉ बनाने की कोशिश करेगी, एम्प्लॉयर उसको चैलेंज कर देगा। अगर वर्कर को इन्वॉल्व किए बगैर लॉ बनाएगी, वर्कर उसको चैलेंज कर देंगे। और अगर एम्प्लॉयर उसको जो है वो एम्प्लॉयर के खिलाफ जाएगा, एम्प्लॉयर चैलेंज करेंगे, वर्कर के खिलाफ जाएगा। इसलिए जितने भी लॉज हैं ये सारे क्या हैं? इन कंसल्टेशन है। ठीक है, जितने भी लेबर लॉज हैं ये लेबर लॉ कोई आइसोलेशन में नहीं बने। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि ट्राईपार्टाइट बेसिस पर है। इस तरह से सूबों में मिनिमम वेज बोर्ड बने हुए हैं। पहले तो ये वैसे फेडरल सब्जेक्ट था, जब से 18 अमेंडमेंट आई तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गए, लेबर लॉ सारे जो हैं। अब हर सूबे का अपना अपना लेबर लॉ है। ठीक है, पहले फेडरल लॉ था, फिर आपने सुना होगा ये 18 अमेंडमेंट। 18 अमेंडमेंट क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये जो लेबर लॉज हैं ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होगा, ये फेडरल नहीं होगा। हर सूबा अपना अपना लॉ जो है वो खुद बनाएगा। तो जब से ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुआ तो अब क्या है, हर सूबा अपनी मिनिमम वेज, अपने बाकी लॉ जो है वो खुद डिसाइड करता है। जिस तरह आईएलओ में ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन है, इसी तरह मिनिमम वेज बोर्ड जो है वहाँ पे भी आपका वर्कर, एम्प्लॉयर और स्टेट, इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक है, स्टेट इनिशिएट करती है कि जी मिनिमम वेज रिवाइज होनी है। मिनिमम उसका 1 साल है, मैक्सिमम 3 साल है। स्टेट इनिशिएट करती है, किसको कहती है? एम्प्लॉयर को और वर्कर को। किस तरह से? रिकमेंडेशन की फॉर्म में कि जी हम मिनिमम वेज रिवाइज करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉयर और वर्कर, ये सारी इंडस्ट्री में जाता है, जो रेलिवेंट हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि गवर्नमेंट मिनिमम वेज रिवाइज करना चाहती है, आप अपनी रिकमेंडेशन दें। वो एक प्रपोज इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं कि जी सपोज स्टेट ने कहा जी 20,000 हमारे हिसाब से मिनिमम वेज है। इस पे एम्प्लॉयर और वर्कर को कहा कि अपने अपने कमेंट्स दे दें। एम्प्लॉयर क्या कहता है कि मैं तो 20,000 नहीं दे सकता, मेरे तो पहले ही नहीं खर्चे पूरे हो रहे।
वर्कर क्या कहता है, वो जी 20 तो बहुत कम है, इसको 50 करें। रिकमेंडेशन आ गई, उनको बिठा दिया एक टेबल पे, डिस्कशन शुरू हो गई। ये मैं आपको ट्रू स्टोरी से आपको, मैं मेंबर हूँ, आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ मिनिमम वेज बोर्ड। डिस्कशन शुरू हो गई। एम्प्लॉयर से पूछा, ये पता ही है आपको कोरोना की वजह से इंडस्ट्री का बुरा हाल है, हमारे हालात ही ऐसे नहीं हैं, हम तो 17,500 भी नहीं दे सकते, आप 20,000 रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। वर्कर क्या कहता है, हम भूखे मर गए, हमारी फैमिली, ये वो, काफ़ी डिबेट होती है। और फिर डिबेट के बाद अगर एम्प्लॉयर कहता है मैं तो 17,500 भी नहीं दे सकता, और कह रहे हैं जी 50,000, 40,000, 30,000, वही जो नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है। तो करते 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 आखिर वर्कर कहता चले जी 20,000 ही दे दें, आपकी मेहरबानी, ठीक है। कंसेंसस हो गया। ट्राइपार्टाइट की खूबसूरती ये है कि अगर वो इम्पोज करेगी तो अगर एम्प्लॉयर को बुरा लगेगा तो एम्प्लॉयर उसको चैलेंज कर देगा। उसकी मिसाल सिंध में जो मिनिमम वेज 25,000 फिक्स हुई है, उसमें क्या किया स्टेट ने, 25,000 इम्पोज कर दिया। ऐसे ही है ना, अगर आप इंडस्ट्री से हैं तो आप इसमें बड़ी खबरें गर्म रहती हैं कि सिंध हुकूमत ने 25,000 इम्पोज कर दी, जबकि मिनिमम वेज बोर्ड ने रिकमेंड किया था 19,000। उन्होंने प्रपोज किया था, उन्होंने सजेस्ट किया था, हम उसे ये ट्रू सेंस लें ना। उन्होंने ये नहीं कहा था स्टेट ने कि हमने 20,000 करनी है, बेशक तुम जो मर्ज़ी कर लो, ऐसे नहीं कहा था। जो मैंने आपको मिसाल दिया सिंध मिनिमम वेज बोर्ड की, कि 19,000 पे मिनिमम वेज बोर्ड में कंसेंसस हुआ था, सिंध मिनिमम वेज बोर्ड में, कि जी 19,000 मिनिमम वेज कर दें। एम्प्लॉयर भी राज़ी था, वर्कर भी राज़ी थे, स्टेट भी राज़ी थे। सिंध गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली स्टेटमेंट जारी कर दी। पहले हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा ये करने लगे हैं, फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया ये करने लगे हैं। जब वो इम्पोज किया, वर्कर तो खुश हो गया, एम्प्लॉयर नहीं खुश था। एम्प्लॉयर ने फिर उसको चैलेंज किया 25,000 को। एम्प्लॉयर ने 25,000 को चैलेंज किया कि जी मिनिमम वेज का जो लॉ है, मिनिमम वेज बोर्ड जो बना हुआ है, वहाँ पे जो डिफाइन प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया, वहाँ पे इम्पोजिशन हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये नोटिफिकेशन कैंसिल किया जाए। काफ़ी बहस हुई, लेकिन आपको पता है कोर्ट्स अपने तौर पर आज़ाद होती हैं। उस पर काफ़ी डिबेट के बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये 25,000 जो है वो बिल्कुल सही है। कोर्ट ने भी कहीं, हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया। अब वो फैसला सही नहीं है, एज ए लॉयर मैं भी ये समझता हूँ, और कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए फिर हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया, नोटिफिकेशन को 25,000 वाला, ये आपका सस्पेंडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जब तक ये डिसाइड नहीं होता, वहाँ पे हमने प्ली क्या ली है, हमने कहा जी फॉलो नहीं किया गया मिनिमम वेज बोर्ड के में जो प्रोसीजर डिफाइन है, उसको सबोताज किया गया है, उसको ओवर रूल किया गया है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, अगर आप कहते हैं कि इसको सबोताज किया गया है, इस पर आर्गूमेंट कर लेते हैं। हाई कोर्ट का फैसला था, लेकिन अभी जो रिसेंट पिछले 20-25 दिन पहले जो जजमेंट आई है कि रिसेंटली फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल ओवर द सिंध कि मिनिमम वेज आप 19,000 रुपये दें जो मिनिमम वेज बोर्ड में, उस वक्त तक जब तक हम ये फैसला नहीं देते कि 25 होने या 19 होने। 25 की थी ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रेशर भी डाला हुआ था एम्प्लॉयर पे, काफ़ी उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ भी शुरू की हुई थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया। तो दिस इज़ अ ट्राइपार्टाइट लेबर लॉ की फॉर्मेशन जो है वो ट्राइपार्टाइट है। आपके ज़हन में जब भी लेबर लॉ आए ना, तो ये भी ज़हन में बिठा लिया करें कि ये लेबर लॉ हमारी मर्ज़ी से बने हैं, हमारी रजामंदी से बने हैं, हमारे कंसेंसस से बने हैं, इसलिए इसको ओबे करें, उसको उठा के डस्टबिन में ना फेंकें। एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेशन होती है, मिनिमम 3 से 4 होते हैं, 3 वर्कर होते हैं, 3 एम्प्लॉयर होते हैं, फिर उसमें रिप्रेजेंटेशन होती है, गवर्नमेंट की भी होती है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट,
कोई 12-13 लोग उसमें होते हैं, लेकिन उसके अलावा डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री को भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है। देखिए स्टेट का रोल जो है ना, स्टेट का रोल हमेशा एडवाइजरी रोल होता है, स्टेट का रोल फैसिलिटेटर का रोल होता है, जो कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया में जाएं ना, पूरी दुनिया में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम कामयाब है, इस वजह से है कि वहाँ पे स्टेट अपना रोल एज ए फैसिलिटेटर का करती है। वहाँ पे इंडस्ट्री वाले इनवाइट करते हैं लेबर डिपार्टमेंट को, इंडस्ट्री वाले इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, आए हमें ज़रा गाइड करें, हमें बताएं लेबर लॉ के बारे में। यहाँ पे हम तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, अगर लेबर डिपार्टमेंट का बंदा आ जाए हमारे फैक्ट्री के बाहर तो हम क्या करते हैं, हम छुपते फिरते हैं, हम सिक्योरिटी वालों को कहते हैं इसको अंदर नहीं आने देना। फ़र्क ये है, ठीक है, क्योंकि वो रोल ही प्ले नहीं करना चाहते अपना। जो स्टेट के जो इंस्पेक्टर आते हैं, जो सोशल सिक्योरिटी से या EOBI से या फैक्ट्री से, उनका रोल तो ये है कि वो आपको आके गाइड करें, आपको बताएं लेबर लॉ की कंप्लायंस के बारे में। अगर कोई आपके कोई शॉर्टफॉल है, कोई कंप्लेन है, उसको ठीक करवाएं। लेकिन वो क्या कहते हैं, डंडा लेके आए होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने जो है वो मानी नहीं है हमारी, वो एक माइंडसेट के साथ आए होते हैं। तो ये डिफरेंस है। इसलिए जो आप कह रहे हैं, क्या नाम आपका, फारूक साहब, कि ये 3 ट्राईपार्टाइट बेसिस जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी तो कंसेंसस हो रहा है, पूरी दुनिया की वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। वहाँ पे कंसेंसस के बाद एक कन्वेंशन बनता है और फिर वो कन्वेंशन हमारे कंट्री में आता है या डिफरेंट कंट्री में जाता है। तो जब वहाँ पे इंटरनेशनली एक कंसेंसस हो गया तो क्या हमारे कंट्री लेवल पे उस पर कंसेंसस नहीं हो सकता? ठीक है ना, वहाँ पे भी तो एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ पे भी तो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इसलिए ये सिस्टम कामयाब इसीलिए है कि इसमें कंसल्टेशन है, कंसेंसस है। अगर कंसल्टेशन और कंसेंसस ना हो तो ये सिस्टम जो है ये कभी भी नहीं जा सकता। अगर कोई एम्प्लॉयर कंप्लायंस ऑफ लॉ नहीं करता, इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो वर्कर की फैसिलिटीज़ हैं वो उनको नहीं देता, तो फिर स्टेट का काम शुरू होता है ना कि वो आए एम्प्लॉयर को गाइड करे। अगर एम्प्लॉयर फिर भी नहीं बाज आता, फिर उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करे, उसको पिनलाइज करे, उसको बिहाइंड द बार भेजे, उस पर पेनल्टी करे, जो भी करना उस पर करे। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अगर मैं जिस इंडस्ट्री में बैठा हूँ, अगर मैं उसकी अपनी तारीफ नहीं कर रहा, कि अगर मैं कंप्लायंस ऑफ द लॉ कर रहा हूँ और लॉ में लिखा हुआ है कि इंस्पेक्टर आके मेरे सिस्टम को चेक कर सकता है, मेरे वर्कर के इंटरव्यू कर सकता है, मेरे वर्कर से पूछ सकता है कि आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आपको मिनिमम वेज मिल रही है, आपके वर्किंग आवर पूरे हैं, आपको वीकली रेस्ट मिल रही है, आपको एनुअल लीव मिल रही है, आपको ग्रेजुटी मिल रही है, पूछने दें। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे, हमने उसका नंबर 2 तरीका सोचा हुआ है कि हमने करना ही नहीं है। करना क्यों नहीं है? देखिए, मैं अपने लंबे एक एक्सपीरियंस के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि किसी एम्प्लॉयर को बिगाड़ने में हमारा हाथ है। हम प्रोफेशनल, आपने बहुत कुछ यहाँ से लर्न करना है, लेकिन अल्लाह करे वो लर्न करने के बाद आप वहाँ जाके उसको एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमको कहानी नहीं पढ़ रहे, हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपने एक ह्यूमन बीइंग के साथ डील करनी है। हम हमेशा कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, हम हमेशा सेठ को खुश करने के चक्कर में रहते हैं, हम यस मैन बनने के, और फिर यस मैन बनने के बाद किस लेवल पे आ जाते हैं, हम अपना लेवल कितना गिरा लेते हैं कि हम वर्कर पे आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे लिए कानून क्यों नहीं बना। बहुत सारे मेरे दोस्त पूछते हैं कि जी वर्कर को तो बड़ी प्रोटेक्शन है, उसको अगर आप टर्मिनेट कर दें तो वो कोर्ट में चला जाता है, बहाल हो जाता है, हमारे लिए क्यों नहीं कानून बना। मैंने कहा आपको कानून की ज़रूरत है कानून की ज़रूरत आपको? बताएं, अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए तो आपको किसी कानून की ज़रूरत है? बताएं, अगर किसी को निकाला जाता है, परफॉर्मेंस ही होती है ना, परफॉर्मेंस ही होती है ना, जो नहीं उसको पसंद आती या आप सूटेबल नहीं है वहाँ पे। आपको अगर राइट है कि आप जब चाहे नोटिस दे के छोड़ दें, तो एम्प्लॉयर को राइट नहीं है जब चाहे आपको निकाल दें। आपको क्यों रखा है? आपको किसी इंडस्ट्री में क्यों रखा जाता है? अपनी सहूलत के लिए ना, उन्होंने अपनी सहूलत के लिए, अपने काम करवाने के लिए आपको रखा है। अगर आपके पास वो कॉम्पिटेंसी है तो आप हायर कर लिए जाएंगे,
आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और जो आपके पास जो नॉलेज है उसके बेसिस पर आपको इवेलुएट करके आपको पैसे दिए जाएंगे। और फिर आपने परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म करके आपने अपने आप को प्रूव करना है। अगर नहीं प्रूव कर पाते तो फिर सर एक बात बताऊं, ये सारा इसलिए होता है, ये जो आपकी जो सोच है ना कि हम ओवर एक्सपेक्टेड होते हैं। ओवर एक्सपेक्टेड मीन्स अगर मैं एक अकाउंटेंट हूँ या एक प्रोफेशनल हूँ, मैंने MBA किया, मैंने HR में या IR में, मेरे पास एक्सपर्टीज़ है, अगर मुझे वो नहीं रखना चाहते, मेरी एक्सपर्टीज से वो नहीं मेरी सर्विसेज लेना चाहते, तो मैं उनका क्या बिगाड़ सकता हूँ? मैं क्यों जज्बाती हो के उससे आगे मिन्नत तरला कर रहा हूँ कि सर मुझे ना निकालें। आई एम सॉरी, हालात ऐसे हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं सर हमें ना निकालें, हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमें ये नहीं होगा, हमें वो नहीं होगा। लेकिन ऐसा अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपके पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है, तो अल्लाह पे भरोसा करें। आपका देखें, आपका बीइंग प्रोफेशनल कंपनी के साथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है ना, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर, और उस पर लिखा होता है कि आपको हम ये ऑफ़र करेंगे, आपको ये परफॉर्म करना होगा और आपकी सर्विसेज जो है टर्मिनेबल होगी विद 1 मंथ नोटिस और विद इमीडिएट इफेक्ट। आप जब चाहें छोड़ सकते हैं, हम जब चाहें निकाल सकते हैं। आप नीचे लिख दो आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म एंड कंडीशन मेंशन इन माय कॉन्ट्रैक्ट लेटर, आपने लिख दिया। अब आ जाएं लेबर की तरफ। ये तो मैं आप लोगों के लिए बात कर रहा था, क्योंकि आपकी जो रिक्रूटमेंट हुई है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, आप पढ़े लिखे हैं, आप सर्विसेज देने के लिए वहाँ गए हैं, आप वहाँ पे पॉलिसी प्रोसीजर सर्विसेज डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्लानिंग कंट्रोल आप करने के लिए, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। वर्कर के पास क्या है? वर्कर के पास ना अथॉरिटी है, ना डिसीजन मेकिंग है, ना मैनेजमेंट फंक्शन है, और ना उसके पास सुपरविजन है, कुछ नहीं है ना उसके पास। होगा थोड़े थोड़े स्मॉल लेवल पे होगा, लेकिन अंडरस्टैंड करने की बात कर रहा हूँ कि उसके पास नहीं है। उसको आप जजमेंटल होके आप उसके बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं। वर्कर के बारे में आप जजमेंटल हो जाते हैं। आप एक वर्कर के बारे में एक माइंडसेट बना लेते हैं, इसने नौजबिल्ला इसने दाढ़ी रखी हुई है, यानी फ़ौरन हमारे माइंडसेट में हर वर्कर के बारे में एक आइडिया होता है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और हम मौके की तलाश में रहते हैं कि उससे कोई मिस्टेक हो और हम उसको निकाल दें। लॉ क्या कहता है आपका? वर्कर सारे इक्वल हैं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, पावरमेंट नहीं है। लॉ ये कहता है कि अगर आपने एक वर्कर को कम करना है तो जूनियर मोस्ट वर्कर को कम कर दो। ये सिर्फ लॉ में है। अगर आपको वर्कर को फारिग करना है तो इस वजह से फारिग ना करो कि वो आपको पसंद नहीं है। अगर तो आप उसको जूनियर मोस्ट को एज ए ले ऑफ कर देते हैं, रिट्रेंच कर देते हैं, तो किसी भी कोर्ट में चला जाए उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। नंबर 1, ठीक है। ये तो हो गया आपकी उसके बेसिस पे कि आपने उसको निकालना है। अब आ जाए परफॉर्मेंस, ठीक है, कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी परफॉर्म नहीं किया, नेग्लिजेंस की, डिसओबीडियंस की, फ्रॉड किया, थेफ्ट की, मर्डर किया, स्ट्राइक की, कोई भी एलिगेशन है आपने उस बेसिस पे निकाला। एलिगेशन है ना, पहले एलिगेशन ही लगता है ना। तो जो भी एलिगेशन आपने लगाना है, लगाने के बाद उसको एक्सप्लेनेशन के लिए उसको चार्जशीट करें, उसको शो काज नोटिस दें, उसे मौका दें कि आप पे ये एलिगेशन है कि आपने चोरी की है, आप पे ये एलिगेशन है कि आपने बदतमीज़ी की है, आप पे ये एलिगेशन है आप डिसोबीडियंस हैं, आप पे ये एलिगेशन है आप डिसिप्लिन की वायलेशन करते हैं, आप पे ये एलिगेशन है कि आप पंक्चुअल नहीं हैं, रेगुलर नहीं हैं, हैबिचुअल लेट हैं, हैबिचुअल असेंट, जो मर्जी आप एलिगेशन बोलें। लॉ क्या कहता है कि उससे मौका दें कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करा सके, अपना जो है वो अंदर से जो उसकी जो वो जवाब देना चाहता है, जो रीज़न जो देना चाहता है, उसको वो बयान करने का मौका दे। ठीक है, आपने शोकाज दिया, उसको रिप्लाई का मौका दें। उसने रिप्लाई दे दी
कि नहीं जी अब मेरे पे जो एलिगेशन है गलत है, मैंने ये नहीं किया, जो कि होता है नॉर्मली। फिर आप उसके खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट करें, जो कि बड़ा मुश्किल लगता है सबको। इंक्वायरियाँ करें, या किसने चोरी की ऊपर इंक्वायरियाँ करें, बदतमीजी की इंक्वायरियाँ करें, डिफाइन है, प्रोसीजर में है। नहीं करेंगे उल्टा गले पड़ जाएगा आपके, ठीक है। उसके खिलाफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, किसी अनबाइस पर्सन को जो है उसको इन्वॉल्व करें, उससे क्या भाई इसके खिलाफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करो। वर्कर को अपना कहने का मौका दें, एविडेंस पेश करने का मौका दें। आप अपनी एविडेंस भी पेश करें, आप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आप लीगल वालों से लें, आप भी एक्सपर्टीज ले सकते हैं। तो उससे उसके खिलाफ इंक्वायरी करें इंडिपेंडेंट, और इंक्वायरी ऑफिसर को रिपोर्ट देने दें कि जो इसके खिलाफ एलिगेशन है वो सही है या गलत है। एलिगेशन प्रूव होता है या नहीं होता, मिसकंडक्ट प्रूव हुआ या नहीं हुआ, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। जब उसको गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट कर दिया फिर आप उसको डिसमिस कर दें। होता हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम कहते हैं इमीडिएटली आज इसको मैं ठुड्डे मार के क्यों नहीं निकाल रहा, माइंडसेट ये है। अब वो क्या हालात थे, वो किस बेसिस पे बेचारा उसमें फंस गया, बहुत सारी पॉलिटिकल बातें होती हैं, उनके आपस में कोई रिलेशनशिप के बेसिस पे होती हैं, बहुत बाइसनेस होती है। तो इसलिए हम वो जो है वो इतना बड़ा स्टेप लेते नहीं हैं इंक्वायरी की तरफ। आप उसको अगर नहीं उसकी शक्ल देखना चाहते, आपको वो जहर लगने लग गया है, तो उसको सस्पेंड करके गेट पे बैठा दें, लेकिन इंक्वायरी तो पूरी करें ना। आपने डिसमिस कर दिया, अब ये सारी कार्रवाई आपने की है, फिर यही पे बात आ जाती है कि हो सकता है उसमें फिर बायसनेस हो सकता है वो अंडर इन्फ्लुएंस आ गया हो जो इंक्वायरी ऑफिसर है, हो सकता है उसके बयान को जो उसने दिया है उसको वो कंसीडर ही ना कर सकता किया हो उसने, या जो एविडेंस उसने पेश किया उसको कंसीडर ही ना किया हो। इस बेसिस पे जो है वो उसको प्रोटेक्टेड राइट है कि अगर आपने उसको डिसमिस कर दिया तो उस डिसमिसल को वो चैलेंज करेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। हर डिसमिसल को, हर टर्मिनेशन को वो चैलेंज करने का उसको राइट दिया गया है कि वो जाके कोर्ट में ये कहे कि जी मुझे इन्होंने विक्टिमाइज किया है, मुझे इन्होंने गलत निकाला है, मुझे इन्होंने सफाई का मौका ही नहीं दिया, मेरी बात ही नहीं सुनी। तो फिर तो एक प्रोसीजर है, कोर्ट में चला जाए तो हमारे वैसे हाथ कांपने शुरू हो जाते, परेशान हो, तो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में चला गया। भाई कोर्ट में वो इसलिए क्या है कि देखें जी ये जो मेरा डिसमिसल लेटर है, सॉरी ये जो मेरा डिसमिसल लेटर है ये गलत है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है, मुझे सफाई का मौका नहीं दिया गया, मेरे खिलाफ इंक्वायरी सही नहीं हुई, तो मेरे ये पेपर चेक कर लें, डॉक्यूमेंट चेक कर लें, मज़ीद मेरी कोई एविडेंस रिकॉर्ड करनी वो कर लें और फैसला करें। अगर ये गलत है तो मुझे रीइंस्टेट कर दें, और अगर ये सही है तो ठीक है, डिसमिसल बहाल है। तो सर फ़र्क तो यही है ना आईआर और एचआर का कि इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में उसको पूरी पूरी प्रोटेक्शन है कि अगर आप बाइसनेस के बेसिस पर किसी वर्कर के खिलाफ एक्शन लेंगे तो वो आपके एक्शन को चैलेंज करेगा। अगर आप कंप्लायंस ऑफ द लॉ नहीं करेंगे तो आपका एक्शन, आपके खिलाफ पेनलाइजेशन हो सकती है, प्रोसिक्यूशन हो सकती है, बिहाइंड द बार जा सकते हैं आप। एचआर के किसी एक्शन में आप जेल नहीं जा सकते, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन के एक्शन में अगर आपने वायलेशन पे वायलेशन की तो हो सकता है जेल भी जाना पड़े, क्योंकि हम बड़े शौक से फैक्ट्री मैनेजर तो बन जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जिस दिन वायलेशन पे वायलेशन हो गई तो बिहाइंड द बार भी जाना पड़ सकता है। तो ये सिस्टम जो हमें एचआर और आईआर का जो हम डिफरेंस जो देख रहे हैं, एचआरएम और आईआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब तो मैंने इतना बता दिया, कोई आप मुझे बताएं कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया
ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम और HRM में क्या फ़र्क महसूस किया? एग्री करते हैं? इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं और IRM में 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जैसे आपने स्टेट भी बताया। ठीक है, वेरी गुड। तीसरी पार्टी कब इन्वॉल्व होती है? जब आप कंप्लायंस नहीं करते। जब आप कंप्लाइंस नहीं करते, जब आप वायलेशन करते हैं, जब आप इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं चलते, तो फिर आपको तीसरी पार्टी इन्वॉल्व करनी पड़ती है। और HR में कितनी पार्टीज होती हैं? तो उसमें अगर वायलेशन करेंगे तो क्या होगा? 4 वाले अगर वायलेशन करेंगे, नहीं सर, उसकी भी कंप्लाइंस होती है। कैसे? HR की कैसे होती है? सर होती है, हमारी पॉलिसी को चेक करने के लिए हम कंप्लाइंस की पार्ट नहीं, पॉलिसी इंटरनली देखें, आपकी पॉलिसी की जो वो जो होती है ना, कंप्लाइंस चेक करने की जो थर्ड पार्टी एडिटर आते हैं, जो आपके देखने के लिए क्या आप इन अकॉर्डेंस विद पॉलिसी प्रोसीजर काम कर रहे हैं, उसमें तो जस्ट वो देखते हैं कि आपका हायरिंग और फायरिंग का जो प्रोसेस है इन अकॉर्डेंस विद दैट दोज पॉलिसी है कि नहीं है, इन अकॉर्डेंस विद दोज पॉलिसी जो कि आपकी अपनी बनाई हुई है, ठीक है। लेकिन लेबर लॉ में इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, जो कि आपने नहीं बनाया, लेजिस्लेशन ने, कानून साजों ने बनाया है। HR में इंटरनल फैक्टर है। तो जो दूसरी बात है कि HR ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी जो है वो रन कर सकता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी रन कर सकता है। लेकिन तरीकाकार क्या होगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम को इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना होगा और ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम को इन अकॉर्डेंस विद दी पॉलिसी प्रोसीजर करना होगा। यानी इंडस्ट्री में आपको वर्कर एंड मैनेजमेंट स्टाफ के लोग होते हैं, परसेंटेज होती है 50%, 60%। तो जो वर्कर्स होते हैं उनकी जो डीलिंग है इन अकॉर्डेंस विद लॉ होती है, और जो मैनेजमेंट स्टाफ के लोग होते हैं, लेकिन होते सारे अंडर द ग्रुप हेड HR जो रखे होते हैं, वो वही इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, वही गाइडलाइन दे रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का बनता हूँ और बहुत सारे HR के लोगों के साथ काम करता हूँ, कि उनका जो माइंड सेट है ना रिगार्डिंग लॉ, रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ लॉ, वो उस तरह नहीं है जो पॉजिटिव होना चाहिए, वो अथॉरिटेटिव हो जाते हैं। तो रोल जो है ना वो बैलेंस रखने का है कि जब आपको पता है कि ये वर्कर है, तो मुझे लॉ की किताब खोल के इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है इसको डील करना है, और अगर ये वर्कर नहीं है तो फिर मेरी पॉलिसी क्या पारी। अब जब कोर्ट में जाते हैं, हर एम्प्लॉय कोर्ट में जाता है, रोक तो नहीं सकते ना आप किसी को। कोर्ट में अगर आप किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, जब भी किसी का फाइनल सेटलमेंट पूरा नहीं मिलता, किसी को ग्रेजुटी नहीं मिलती, किसी को तनख्वाह नहीं पूरी मिलती, और आप उसको निकाल देते हैं, तो सारे एम्प्लॉय वहाँ पे चले जाते हैं। किसमें? लेबर कोर्ट में, कि जी हमें जो है, हम तो वर्कमैन हैं, हमें तो हमारे पैसे दिलवाएं, हमारी बेनिफिट दिलवाएं। तो फिर वहाँ पे जाके एम्प्लॉयर का क्या रोल होगा कि एम्प्लॉयर कहेगा जनाब ये जो एम्प्लॉई है, ये अपने आप, ये जो एम्प्लॉई यहाँ पे आया है, ये अपने आप को वर्कमैन कह रहा है, ये वर्कमैन नहीं है, ये कौन है? एम्प्लॉयर है। कैसे एम्प्लॉयर है? क्योंकि मैंने इसको अथॉरिटीज़ दी हुई हैं, मैंने इसको एम्पावरमेंट दी हुई है, मैंने इसको डिसीजन मेकिंग दी हुई है। मैनेजर हो सकता है, वो सुपरवाइजर हो सकता है, अथॉरिटीज़ है ना, अथॉरिटी है, तो उसको प्रूव कैसे करेंगे? उसकी जेडी और उसकी जेडी, उसकी जेडी, ठीक है। तो इसलिए लाजमी है कि अगर आप इंडस्ट्रियल सेटअप में काम कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्कर भी हैं और मैनेजमेंट स्टाफ के लोग भी हैं, तो फिर आप जेडी बनाएं, ठीक है। और जेडी में जो है उसको एम्पावरमेंट शो करें कि अगर आप सिर्फ डेजिग्नेशन सुपरवाइजर दे देंगी तो लॉ ये कहता है कि सुपरवाइजर इज़ अ वर्कमैन। हाँ, अगर सुपरवाइजर को आपने इख्तियारात दे दिए फिर वो वर्कमैन नहीं रहेगा, और अगर इख्तियारात नहीं दिए, सिर्फ डेजिग्नेशन दे दिया, और कोर्ट में जाके भी जब एक एम्प्लॉई जाता है, वो कहता है जी मैं HR मैनेजर हूँ, मेरे तो ऐसे केसेस में डील करता रहता हूँ। इवन एक डायरेक्टर साहब भी पहुँचे हुए हैं लेबर कोर्ट में, तो मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं थी, मैं तो सेठ साहब का हुक्म मानता था। एक सर लेफ्टिनेंट जनरल साहब पिछले में, वो भी एक कंपनी में डायरेक्टर थे, वो भी कहते मैं वर्कमैन हूँ, मैं तो सिर्फ यस मैन था सेठ साहब का, तो मुझे मेरे बेनिफिट दिलवा दें। तो ये माइंडसेट की बात है कि हम ये समझते हैं कि हमें रिलीफ मिल रहा है लेबर कोर्ट से,
इसलिए हम भागते हैं लेबर कोड की तरफ, और फिर लेबर कोड का सुन के हमारे मैनेजर भी परेशान हो जाते हैं, यार ये कहीं हमें वो जो है ना लेबर कोड कहीं फांसी ना लगा दे कि हमें ये ना कर दे वो ना कर। जस्ट आपके अंदर से जो खौफ है ना लेबर लॉ का, मुझे वो ख़त्म करना है कि अगर आप उस लॉज को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि उसकी हायरिंग, उसकी प्लेसमेंट, उसकी फायरिंग, उसका वर्क प्लेस, उसकी कंपनसेशन, उसकी वेलफेयर, उसकी जो है वो पेमेंट्स ऑफ वेजेस, जो भी अगर इन अकॉर्डेंस विद लॉ आप कर देंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप उसको रिव्यू नहीं करेंगे, अपना ऑडिट ही नहीं करेंगे, तो फिर हर वक्त आपके ऊपर तलवार लटकती रहेगी।